हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हमारा लास्ट लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का है, जो है क्विट इंडिया मूवमेंट। और आज हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। आज हम आज़ादी करवा देंगे इंडिया का। ठीक है, तो आज सब एक्साइटेड हो जाओ, आज आज़ादी मिलने वाली है हमें। ठीक है, तो उससे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गांधी जी से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गांधी जी को हमने इंडिया में बुलाया था, वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने परसों के लेक्चर में करा था। ठीक है, तो सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और उसके बाद उसको रिकॉल करें, कोई सोएगा नहीं। ओके क्योंकि बहुत लंबा रिकॉल होने वाला है। तो सबसे पहले 1915 में गांधी जी आते हैं 9 जनवरी को। जल्दी बोलूँगी, जल्दी अपने माइंड में उसको रिकॉल करते चलना है। 9 जनवरी को आते हैं, उसी दिन हम लोग NRI डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, इंडिया इधर पहुंचे थे। ठीक है, इसके पहले भी आते हैं लेकिन खैर हटा उसको। तो 9 जनवरी को आते हैं, उसके बाद आते वो कुछ नहीं करते, एक साल तक तो इंडिया घूमते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आता है, जो कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है गांधी जी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आता है। 1918 में फिर दूसरा सत्याग्रह होता है, जो कि खेड़ा सत्याग्रह लाया जाता है। फिर 1919 में हम आते हैं, 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। और उसी टाइम फिर रॉलेट एक्ट आता है। फिर उस टाइम 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ठीक है, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर अपना जो टाइटल होता है, उनका नाइटहुड का जो टाइटल उनको होता है, ब्रिटिश उनको देते हैं, ब्रिटिशर्स उनको नाइटहुड का टाइटल देते हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न कर देते हैं। और गांधी जी को भी एक टाइटल दिया जाता है केसर हिंद का, वो भी टाइटल वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आता है, जिसको कि मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। क्लेम्सफोर्ड उस वक्त कौन होता है? क्लेम्सफोर्ड उस वक्त वायसराय होता है और मॉन्टेक कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या लाया जाता है? डायरकी लाया था प्रोविंस में डायरकी लाया जाएगा, जो कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में अभी जाएंगे हम, तो वहाँ पे डायरकी प्रोविंस से हटा के सेंटर में लाया जाएगा। ठीक है, तो अभी 1919 में डायरकी लाया था प्रोविंस में। डायरकी में 2 लिस्ट लाया जाता है, एक ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट, और फिर बाइकैमरल सिस्टम लाया था। बाइकैमरल सिस्टम सेंटर में स्टैब्लिश किया था। बाइकैमरल सिस्टम का मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, 1919 खत्म, 1920 में फिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये सब डिक्लेयर किया जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा इंसिडेंट में 1922 में 22 पुलिसमैन को, जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे होते हैं, वो उनको 22 पुलिसमैन को उनके स्टेशन में उनको जला देता है, ऐसा पता है। और ये चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है, जिसमें कि फिर अब जो गांधी जी हैं वो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बॉयकॉट हटा देंगे। फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लेता है 6 साल के लिए, लेकिन वो 2 साल में ही निकल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1924 में गांधी जी वो सेशन बेलकम वाला जो सेशन था उसको हेड करते हैं। फिर अब आएंगे 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भेजा जाता है। साइमन कमीशन को भेजा जाता है, जिसमें कि लाला लाजपत राय जो होते हैं वो इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट लीड करते हैं, जिसमें वो स्लोगन देते हैं साइमन गो बैक, और उनको मार दिया जाता है लाठी चार्ज के द्वारा। किसके द्वारा मारा जाता है? स्कॉट के द्वारा। स्कॉट के द्वारा मारा जाता है। अब भगत सिंह इसका बदला लेंगे। 1928 में वो क्या करते हैं कि इस स्कॉट की जगह पे वो सॉन्डर्स को मारते हैं, जिसको कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। कहाँ ये मारते हैं? वो लाहौर में, इसलिए इसको कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। 1928 में सब करता है भगत सिंह। भगत सिंह के साथ कौन होते हैं? सुखदेव और राजगुरु होते हैं। फिर 1929 में फिर वो बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि बहरों को उनको सुनाना होता है, किसी को मारना नहीं होता है, सिर्फ बहरों को सुनाना होता है, टू मेक डेफ हियर। ये कब फेंकते हैं बॉम्ब? 8 अप्रैल 1929 को फेंकते हैं। फिर अब ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केसेस सब चल ही रहा होता है उनके ऊपर, तो फिर अब उनको फांसी दी जाएगी। भगत सिंह को, शिवराम राजगुरु को, सुखदेव को, ये तीनों को फांसी दी जाती है लाहौर जेल में। कब? 1931 में, 23 मार्च 1931, और इसी दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस। ठीक है, ये सब हो गया। फिर चंद्रशेखर आजाद भी, चंद्रशेखर आजाद तो उसके पहले ही डेथ हो जाते हैं। कब होता है उनका डेथ? 1931 में, फरवरी में। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखे थे? साइमन कमीशन, ये सब साइमन कमीशन को अपोज करने लगता है, तो उस वक्त जो सेक्रेटरी होता है बिरकन हेड, वो क्या बोलता है कि ठीक है, साइमन कमीशन क्यों आया था यहाँ पे? क्यों आया था साइमन कमीशन? कि इंडिया के रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं उसको चेक करने के लिए आया था। ठीक है, और उसमें एक भी इंडियंस नहीं होते हैं, उसमें 7 लोग होते हैं। 7 के साथ कौन होता है? 7 के साथ उसमें ब्रिटिशर्स ही होते हैं, वाइट के होते हैं। तो ये इसलिए फिर इंडियंस यहाँ पे अपोज कर रहे होते हैं कि इंडियंस के रिफॉर्म के बारे में तो बात करने आए हो, इसमें कोई इंडियन है नहीं। ठीक है, इसलिए लोग उसको साइमन गो बैक का नारा देते हैं। तो अब बिरकन हेड क्या बोलता है कि ठीक है, तुम साइमन के जो रिफॉर्म्स है, साइमन ने जो लाया, तुमको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो चैलेंज करते हैं कि तुम अपना कुछ लेके आओ, तुम अपना कुछ रिफॉर्म लेके आओ, तुम्हें क्या चाहिए, तो और जो वो लेके आओगे वो तुम भी मानोगे और तुम्हारे जो लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, वो भी मानने चाहिए।
फिर 1928 में क्या होता है, 1928 में फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आता है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, डोमिनियन स्टेटस की, जो कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सब रिजेक्ट किया था। ये लोग इसको सपोर्ट नहीं करते इस रिपोर्ट को, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 में भी जिन्ना जो अपना 14 पॉइंट्स वो सामने रखता है, 1929 में 14 पॉइंट्स अपने सामने रखता है जिन्ना, जो कि इसको कहता है दिल्ली प्रपोजल, जो दिल्ली में रखता है, ठीक है, दिल्ली प्रपोजल इसको कहा जाता है, जिसमें वो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात करेगा, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए, जिसमें कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन वो मांगता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें अब इरविन बोलेगा कि ठीक है भाई, इस सब चीज़ें हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होगा, वो इस सब चीज़ों पे वो बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो कांग्रेस लॉन्च करती है दिल्ली मैनिफेस्टो, जिसमें कि वो कहती है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो ये रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें कहती है कि ठीक है, 1 साल रुक जाओ, 1 साल में अगर ये लोग हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं तो फिर हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, ठीक है, अगर ये 1 साल बस वेट कर लो। फिर वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है भाई, 1 साल तो वेट करना है। फिर गांधी जी अपना 11 पॉइंट अपना अल्टीमेटम वो देते हैं इरविन को, लेकिन इरविन मानता नहीं, इरविन बोलता है चलो निकलो इधर से। तो फिर यहाँ से डिसीजन लिया जाता है 1929 में जो लाहौर सेशन होता है, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसे हम बॉयकॉट करेंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जाती है, ओके, कांग्रेस नहीं जाती है। फिर उसमें फिर एक और चीज़ और क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि हम पूर्ण स्वराज, अब हम गोल हमारा क्या है, पूर्ण स्वराज, क्योंकि कह दिया था कि अगर ये लोग डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे तो हम पूर्ण स्वराज मांग करेंगे, ठीक है। तो अभी इरविन माना नहीं, 11 पॉइंट गांधी जी लेके गए थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब हो गया कि चलो अब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में लॉन्च किया था, 1930 में लॉन्च किया जाता है, ओके। और उसके बाद ये डांडी मार्च भी उसी वक्त होगा, डांडी मार्च होगा 1930 में, डांडी मार्च होता है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये होता है डांडी मार्च, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। क्यों होता है ये? सॉल्ट लॉ जो था उसके अगेंस्ट ये होता है, सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक डांडी मार्च होता है? साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक होता है ये, टू वॉयलेट करने के लिए सॉल्ट लॉ को, और जिसमें कि 241 माइल्स इसमें कवर किया जाता है, 78 डेलीगेट्स इसमें जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग जाते हैं, जैसे कि दरासना से सरोजनी नायडू जाती हैं, फिर बिहार से अंबिका कांत सिन्हा जाते हैं, ये सब जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब इरविन के ऊपर भी प्रेशर आने लगता है कि भाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस आई नहीं, तो उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि कांग्रेस को बुलाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, कांग्रेस को बुलाओ, गांधी जी को बुलाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। तो अब इरविन डिमांड करेगा, इरविन अपनी डिमांड्स रखेगा गांधी जी के सामने। तो क्या रखता है? पहला डिमांड उसका होता है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपने लगाया है, इसको पहली बात तो आप इसको सस्पेंड करो, दूसरा कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट लो प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे गांधी अपनी शर्त रखेंगे, वो बोलेंगे ठीक है हम हटा देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो अपनी शर्त रखते हैं कि ये जो प्रिजनर्स है उसको छोड़ दो, ये सब शर्त रखेंगे वो। तो ये सब वो कुछ बातें इरविन उनकी मानता है और कुछ बातें गांधी जी इरविन की मानते हैं, ठीक है। एक दूसरे के कुछ बातें ये लोग मानते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जो कि कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, और इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और जो सॉल्ट लॉ है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस नहीं गई थी, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर कांग्रेस वही जाने के लिए तैयार हो जाएगी, इरविन पैक्ट साइन होगा, दोनों के बीच में सहमति होगी। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, गांधी और कांग्रेस ये सब, वही कांग्रेस के भागी हैं, वो पार्टी हैं, तो गांधी और कांग्रेस ये सब पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी के साथ फीमेल कौन जाती है? सरोजनी नायडू, इस चीज़ को याद रखना, कौन फीमेल जाती है? सरोजनी नायडू। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी अब नहीं जाएंगे, गांधी नहीं, पूरा कांग्रेस नहीं जाएगी। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करती है, फर्स्ट में नहीं, थर्ड में नहीं। लेकिन कौन ऐसे पर्सन है जो कि तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों में जाते हैं? वो होते हैं भीमराव अंबेडकर। वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको चाहिए था कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए कुछ ब्रिटिशर्स कुछ कर दे, तो इसी चीज़ के लिए वो तीनों कॉन्फ्रेंस को वो अटेंड करते हैं, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और ये तीनों जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे रामसे
रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, रामसे मैकडोनल्ड। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अभी आज का लेक्चर। 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है। तो ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट में कांग्रेस नहीं गई, सेकंड में गई, थर्ड में नहीं गई, थर्ड में नहीं गई। तो अब गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट होता है, जो वो गांधी इरविन पैक्ट से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी फिर से चला देते हैं, फिर से उसको लॉन्च कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। तो फिर इनको यरवादा जेल में इनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है, गांधी जी को यरवादा जेल में अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से चलेंगे आज के लेक्चर पे। तो 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है यरवादा जेल में। ये चीज़ कहाँ हो रही है, ये साइन कहाँ हो रहा है, पूना में, तो इसीलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। और यरवादा जेल वहीं पूना में ही है, तो इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। किससे किसके बीच में, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये साइन होती है। तो ये जो मैंने अभी कहा कि अंबेडकर जी जो है वो तीनों कॉन्फ्रेंस को वो अटेंड कर रहे हैं। क्यों अटेंड कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड की वो मांग कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्ट्रोड की। जैसे कि 1909 में जो मॉडल रिफॉर्म आया था, उसमें क्या कहा था, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था। तो अभी वही सेपरेट इलेक्ट्रोड वो अंबेडकर अभी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए चाह रहे हैं। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम के लिए आया था तो उसमें मुस्लिम के लिए आया था, तो उसी में क्या हुआ था, मुस्लिम के लिए आया था, तो उसका मतलब क्या है कि मुस्लिम ही वोट, वो कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट के रूप में खड़ी होगी और मुस्लिम ही वोट करेगा, ठीक है, मुस्लिम ही खड़ी होगी, मुस्लिम ही वोट करेगा पर्टिकुलर एरिया में, ओके। तो वैसे डिप्रेस्ड क्लास के लिए चाह रहे थे अंबेडकर जी, इसलिए वो तीनों कॉन्फ्रेंस को वो अटेंड भी कर रहे थे। तो 1932 में जो रामसे मैकडोनल्ड है, वो उसको रामसे मैकडोनल्ड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम डिप्रेस्ड क्लास के लिए हम सेपरेट इलेक्ट्रोड दे देंगे, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और इसी को कहा जाता है रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड 1932, ठीक है। तो अब गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई कि ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड मिल रहा है, ये चीज़ गांधी जी को पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रोड मिलने से क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड क्लास में हिंदू में और बंटवारा हो जाएगा, हिंदू में बंटवारा, ऐसा डिवीजन हो जाएगा। और ये चीज़ गांधी जी चाह नहीं रहे थे कि ऐसा डिवीज़न हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को वो अपोज करते हैं गांधी जी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तो वो लॉन्च कर ही देते हैं, अपोज करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च कर देते हैं, एज ए प्रोटेस्ट के रूप में वो लॉन्च कर देते हैं। इसीलिए इनको फिर ऐसे जेल में डाल दिया जाता है, गांधी जी को यरवादा जेल में। और फिर ये वहाँ पे जब इसको अपोज करते हैं कि नहीं, ये जो सेपरेट इलेक्ट्रोड मिला है डिप्रेस्ड क्लासेस को, ये मैं अपोज कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को वो शो करने के लिए वो फास्ट पे चले जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ, मतलब वो फास्ट पे चले जाते हैं, भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ऐसे भूख हड़ताल पे रहेंगे, फास्ट अनटू डेथ पे वो चले जाते हैं गांधी जी। तो अब अंबेडकर जी के ऊपर क्या होता है, अंबेडकर के ऊपर ऐसे एकदम प्रेशर बनने लगता है कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया, गांधी को कुछ हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि गांधी तो कैसे कोई आम इंसान तो है नहीं ना, इतने बड़े लीडर होते हैं। तो अंबेडकर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो फिर अंबेडकर को लगता है कि हाँ, जाके अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांधी जी अगर टपक गए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वही जाके अभी पूना पैक्ट साइन होगा, जो कि अंबेडकर और गांधी के बीच में होता है, ये पूना पैक्ट साइन। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में गांधी जी के जगह पे मदन मोहन मालवीय दिखेंगे। MMM का मतलब होता है मदन मोहन मालवीय। कहीं कहीं आपको ये नाम दिखेंगे, क्योंकि ऐसा कहा है जाता है, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के जगह पे मदन मोहन मालवीय इस पैक्ट को साइन किए थे, क्योंकि गांधी जी तो जेल में थे, तो उनकी जगह पे मदन मोहन मालवीय किए थे। लेकिन मैक्सिमम जगह आपको गांधी और अंबेडकर ही दिखेंगे, लेकिन अगर नहीं दिखे गांधी जी तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और ये जो पैक्ट साइन होता है उसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या एग्रीमेंट लिया जाता है कि ठीक है, अंबेडकर जी क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की हम मांग कर रहे थे, सेपरेट इलेक्ट्रोड की हम जो मांग कर रहे थे, इसको हम गिव अप कर देंगे। मतलब ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दो, डिप्रेस्ड क्लास को मत दो, लेकिन रिजर्व्ड जो सीट्स हैं, रिजर्व्ड जो सीट्स हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उनको इंक्रीज कर दो, सीट्स को इंक्रीज कर दो। सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दो, लेकिन ये जो रिजर्व्ड सीट्स हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उसको इंक्रीज कर दो। ये हुई थी पूना पैक्ट के एग्रीमेंट में, ठीक है, ये हो गई। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या किया ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो एक तो उन्होंने उनको हरिजन कहा,
डिप्रेस्ड क्लासेस को क्या क्या हरिजन कहा, जो कि अम्बेडकर को ये पसंद नहीं था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को हरिजन कहें। वो क्यों? क्योंकि ऐसा था कि हरिजन, हरिजन का मतलब क्या था, हरि के जन, हरि के जन। तो ऐसा था अम्बेडकर का कहना कि हरि के जन बोलने से कुछ होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हरि के जन बोल देने से कुछ, वो हरि के जन नहीं बन जाएंगे, उनको एज अ लोअर कास्ट ही देखा जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आपको हरिजन वर्ड दिख जाए तो उसको आप रिलेट करना गांधी जी से ही, क्योंकि हरिजन जितने वर्ड हैं वो गांधी जी ने लाया है। जैसे कि हरिजन एक वीकली न्यूज़पेपर लाया गया था गांधी जी के द्वारा 1933 में, और इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, कब लाया गया था? 1933 में, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या किया गांधी जी ने? जैसे कि एक लीग सेटअप किया जिसका नाम है ऑल इंडिया एंटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है तो भाई उतना वैसे तो नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ा सा ध्यान पड़ जाए तो ठीक रहेगा। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सेटअप किया। ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सेटअप किया। एक तो वो किया, ये हरिजन न्यूज़पेपर को लॉन्च किया, हरिजन न्यूज़पेपर जो कि वीकली न्यूज़पेपर है। इतना याद रखना कि वीकली है डेली है क्या है। हरिजन न्यूज़पेपर गांधी जी के द्वारा 1933। ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसको स्थापित किया। बाद में इसी लीग को, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को, इसी लीग को फिर मर्ज कर दिया जाता है हरिजन सेवक हरिजन सेवक संघ से। ठीक है, हरिजन सेवक। और अंबेडकर ने क्या किया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए? एक तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनवाया 1930 में। दूसरा क्या बनवाया? बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में बनाते हैं। सब चीज़ें जब हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था कि अंबेडकर ने क्या क्या किया था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, ये अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें एज ए फ्रेमवर्क काम किया था। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि 14 जो पॉइंट्स से जिन्ना के वो अभी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एज ए फ्रेमवर्क काम करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बेस की तरह काम करता है सेम। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो डायरकी, जो प्रोविंस में जो डायरकी थी उसको अबॉलिश कर दिया जाता है और डायरकी को सेंटर में लाया जाता है। डायरकी को एज ए सेंटर में लाया जाता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया जाता है प्रोविंस में, पूरे में टोटल 11 प्रोविंस होती है लेकिन पूरे में नहीं लाया जाता है, सिर्फ 6 में। ठीक है, 1936 में लखनऊ सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लखनऊ सेशन होता है, जिसमें कि एक सभा बनती है, ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? स्वामी सहाजानंद सरस्वती जी के द्वारा, स्वामी सहाजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, कैसे याद करेंगे इसको? पता नहीं। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन भी स्टैब्लिश किया था, इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन ICLU बाय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बॉम्बे में। ओके, 1937 में 1937 में इलेक्शन होगा जिसमें कि कांग्रेस मेजॉरिटी पाती है, कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी, और टोटल 1161 सीट्स में से कांग्रेस को 716 मिलता है। ठीक है, मुस्लिम लीग इसमें बहुत बुरी तरह हारती है, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है, 711 सीट उसको मिलता है 1161 सीट में से। ठीक है, और कांग्रेस कहाँ कहाँ हारती है? कांग्रेस वैसे तो मेजॉरिटी में वो जीत गई है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, जो जगह पे मुस्लिम लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलती। जैसे कि बंगाल में बहुत मुस्लिम रहती है तो वहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलती, असम में नहीं मिलती है, ये सब प्रोविंसेस में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलती, फिर भी लेकिन वो जीती है, इतने सीट से वो जीत गई है असम में। फिर पंजाब में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, सिंध में, और NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इनको नहीं मिलती है। 1937 में एक सेशन होगा, ये फैजपुर सेशन, जो कि गांव में हेल्ड किया था, पहला सेशन है जो कि गांव में हेल्ड किया था, और फैजपुर है का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जलगांव में ये है फैजपुर। ठीक है, ये सेशन होता है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि JP नारायण, राम मनोहर लोहिया, AN देव और
1938 में गुजरात में सेशन होता है, हरिपुर सेशन गुजरात में होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन होता है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दोनों ही 1938-39 जब हमने पूरा कांग्रेस सेशन किया था तो उसमें बताया था कि 1938-39 में दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि गांधी जी वो चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, दोनों को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, बस वही था कि फिलोसफिकल जो प्रॉब्लम्स थी वही थी, दोनों के सोच में आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, सोच में प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ दोनों को सोच मैच नहीं करते, आइडियोलॉजी मैच नहीं करते थे, इस वजह से। तो गांधी जी अपने खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अपने जगह पे वो चाहते थे पीताबाई सीतारामैया बने प्रेसिडेंट। लेकिन हरिपुर जो सेशन होता है गुजरात में, उसमें सुभाष चंद्र बोस ही जीत जाते हैं 1938 में। तो वही गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है जीत तो गए हैं, लेकिन मैं ठीक है मैं इनको मानूंगा कि एज अ प्रेसिडेंट वो हैं, लेकिन मैं इनके साथ काम ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा। ठीक है, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की जाती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी की 1938 में, जिसके फर्स्ट चेयरमैन होते हैं जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी फर्स्ट चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। कब बनती है नेशनल प्लानिंग कमेटी? 1938। 1939 में फिर जो सेशन होता है त्रिपुरी सेशन, जो कि एमपी में है, ये सेशन होता है। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस इसमें भी जीत जाते हैं। पीताबाई सीतारामैया वर्सेस सुभाष चंद्र बोस होता है। बोस इसमें जीत जाते हैं, पीताबाई सीतारामैया हार जाते हैं। और इन्हीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं गांधी, की ये चाहते हैं कि ये बने, पीताबाई सीतारामैया बने। खुद ये नहीं चाहते थे, लेकिन सपोर्ट किनको कर रहे थे? पीताबाई सीतारामैया। और जब पीताबाई सीतारामैया हार जाते हैं बोस से, तो गांधी ऐसे कहते हैं कि पीताबाई सीतारामैया हारना इसका मतलब मैं हारा हूँ, इनका हारना का मतलब होता है गांधी हार गया है। ठीक है, तो फिर बोस को लगता है कि भाई क्या है ये सब प्रॉब्लम्स में पड़े रहे, चलो रिज़ाइन दे देते हैं। तो फिर वही सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन दे देते हैं। उसके बाद एक बनाते हैं, एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये वैसे तो ये अलग एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये विद इन द कांग्रेस बनता है ये ग्रुप। ये कांग्रेस के बीच में ही काम करेगी, कांग्रेस में ही ये काम करेगी। ठीक है, विद इन द कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस। तो विद इन द कांग्रेस एक ग्रुप बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया है? तो सुभाष चंद्र बोस। बस कब बनाया? 1939 यूपी में। अब यहाँ से आ जाता है टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हो गई है। और वर्ल्ड वॉर 1 कब था? 1914 से लेके 18 तक वर्ल्ड वॉर 1। अभी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। अब इसमें 2 पावर है, एक एलिड पावर और एक्सिस पावर। एलिड पावर में ब्रिटेन, यूएसएसआर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान। वर्ल्ड वॉर 2 होता किसकी वजह से? सबको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 सबको पता ही है। होता किसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2? जर्मनी की वजह से। जर्मनी का उस वक्त शासक कौन होता है? एडोल्फ हिटलर। किसको नहीं पता होगा? एडोल्फ हिटलर। तो देखो ये होता कि वर्ल्ड वॉर 2 पर बताते हैं। तो जर्मनी में जो एडोल्फ हिटलर होता है, देखो यूएसएसआर अभी तो एलिड के पास है, लेकिन एलिड वाले में है, लेकिन उसके पहले वो एक्सिस के साथ रहता है, एक्सिस ग्रुप में वो रहता है। फिर वो यहाँ से भाग के इधर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जर्मनी जो है यूएसएसआर के साथ मिलके, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होती है, ट्रीटी साइन होती है दोनों के बीच में। और जर्मनी इसके यूएसएसआर के साथ मिलके पोलैंड पे अटैक कर देती है। ठीक है, पोलैंड पे अटैक कर देती है यूएसएसआर के साथ मिलके जर्मनी। जब जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देती है तो पोलैंड इसके हाथ में चला जाता है। ठीक है, पोलैंड हार गया होता है और जर्मनी के हाथ में ये पोलैंड चला जाता है। तो फिर एडोल्फ हिटलर सोचता है कि चलो पोलैंड को तो हम हरा ही दिए हैं यूएसएसआर के साथ मिलके, अब हम क्या करते हैं यूएसएसआर को ही अब हम उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। उसको लगता है कि पोलैंड तो मेरे हाथ में आ ही गया है, तो अब तो मैं बलवान हो ही गया हूँ, मेरे पास अब इतनी बड़ी टेरिटरी एरिया हो चुकी है, तो अब मैं यूएसएसआर पे ऐसे चढ़ाई करता हूँ। लेकिन वो चढ़ाई कर नहीं पाता यूएसएसआर पे, क्योंकि वहाँ पे वही क्लाइमेट, ये सब चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो भी है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन वो चढ़ाई कर नहीं पाता है और फिर एडोल्फ हिटलर क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। जब उसको लगता रहता है कि अब मैं हारने वाला हूँ, अब जर्मनी हारने वाली है, और इसलिए फिर वो एडोल्फ हिटलर सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसा था कि मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है। उसका ये सपना टूटता जा रहा था, क्योंकि यूएसएसआर पूरा एकदम जर्मनी के ऊपर धावा पूरा एकदम हराने ही वाला था जर्मनी को, ऐसा। तो फिर एडोल्फ हिटलर जाके सुसाइड कर लेता है। ठीक है,
ही कमिटेड, एडोल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड। हिटलर का एक बायोग्राफी है, उसको भी देखेंगे। बायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी है उसको, मेन कैम्प, ठीक है, मेन कैम्प, इसे उसको याद रखना। तो ये तो वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो गई। तो फिर इंडिया इसमें क्या हो गया, इंडिया को क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ा है। तो इंडिया, ब्रिटेन भी तो एलाइड पावर का पार्ट है, तो ब्रिटेन का ही तो कॉलोनी है इंडिया। तो क्या होता है कि जो उस वक्त का जो वायसराय होता है, कौन होता है वायसराय, लेथिंगो। वो वायसराय जो होता है 1936 से लेकर 44 तक रहेगा। जो वायसराय होता है वो क्या अनाउंस कर देता है कि जो इंडियंस हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट ले रहे हैं बिना पूछे। 1939 में कांग्रेस रिजाइन कर देता है फ्रॉम ऑल द मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टरशिप से सारे मिनिस्टर जो होते हैं कांग्रेस के वो रिजाइन कर देते हैं। कब करते हैं, 22 अक्टूबर 1939 को, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि इंडियंस वे इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट कंसेंट। लिथिंगो ऐसे अनाउंस कर देता है कि इंडियंस जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, और बिना पूछते भी नहीं है वो इंडियंस से, बिना कोई कंसर्न का वो ऐसे अनाउंस कर देता है। फिर इसी को यही कांग्रेस को फिर ये पसंद नहीं आती कि भाई पूछा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, ना पूछा, ऐसे कैसे अनाउंस कर दिया गया। तो फिर वही कांग्रेस फिर गुस्से में से रिज़ाइन कर देती है, ठीक है। सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं कांग्रेस के वो रिज़ाइन कर देते हैं। उस वक्त विंस्टन चर्चिल जो होता है वो ब्रिटेन का पीएम होता है, ठीक है। अभी रिज़ाइन कर दिया है, तो अब ये विंस्टन चर्चिल के ऊपर ऐसा प्रेशर बन रहा है, तो विंस्टन चर्चिल फिर एक ऑफ़र भेजेगा इंडिया में, एक ऑफ़र भेजेगा जिसको कहते हैं अगस्त ऑफ़र, क्योंकि इसको भी ज़रूरत थी भाई। क्योंकि देखो वैसे तो जर्मनी लास्ट में हार गया, लेकिन स्टार्टिंग में जर्मनी बहुत ज़्यादा इन लोगों पर भारी पड़ रहा था, तो इनको चाहिए थी आर्मी वगैरह चाहिए थी। अब इंडियंस के आर्मी, इंडियंस के लोग उसको वॉर में डालेगा, तो उसको चाहिए ही था इंडियंस के लोग, तो इसीलिए वो अगस्त ऑफ़र भेजता है, ठीक है। ऑफ़र भेजता है 1940 में, तो कहता है कि डोमिनियन स्टेटस की वो बात करता है कि डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वर्बली वो बस बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, वर्बली बोलता है, ठीक है, मौखिक रूप से बोलता है, और कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाएगा, जो हम बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगा उसमें मेनली इंडियंस होंगे, मेनली इंडियंस हम रखेंगे। मेनली इंडियंस को मतलब ब्रिटिशर्स इसमें होंगे, लेकिन ज़्यादातर इंडियंस होंगे। ये बात अगस्त ऑफर में की जाती है, लेकिन हम लोगों ने मन तो बना लिया था, डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं बच्चा, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है गांधी जी के द्वारा कि डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। डोमिनियन स्टेटस की बात कहाँ से कर रहे हो, हमें तो डोमिनियन स्टेटस तो हमें बहुत पहले से मना कर रखा है कि अब हमने पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो 1940 में फिर इसी के रिस्पॉन्स में फिर गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन आता है, विनोबा भावे, जो कि पवनेर महाराष्ट्र से। सेकंड में जवाहरलाल नेहरू, और अगर थर्ड पूछ ले तो ब्रह्मदत्त, ठीक है। वैसे दो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, लेकिन ब्रह्मदत्त को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें एक स्लोगन दिया जाता है, दिल्ली चलो। ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें यहाँ से, ये सब चीज़ें हमने पॉलिटी में भी हमने करा था, मेकिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी जो हमने करा था फर्स्ट लेक्चर में ही, ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है, ओके। उसके बाद कैबिनेट बोल रहे हैं, ये अगस्त ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब दूसरा मिशन भेजा जाता है चर्चिल के द्वारा, क्रिप्स मिशन, क्योंकि अब इसके ऊपर प्रेशर तो बढ़ ही रहा है भाई, कंटिन्यू। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, जिसके चेयरमैन होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। इसके हेड होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, इसलिए इसका नाम है क्रिप्स मिशन। इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की ही बात की जाती है, लेकिन इसमें वही अंतर क्या है, इसमें लिखित रूप से कहा जाता है, इसमें लिख के कहा जाता है कि ठीक है डोमिनियन स्टेटस हम तुम्हें दे देंगे, ऊपर में मौखिक रूप से कहा गया है। और क्या कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने कहा था कि मेनली इंडियंस होंगे, अब मेनली इंडियंस नहीं, अब सिर्फ इंडियंस होंगे, ठीक है। अब सारे इंडियंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम फॉर्म करेंगे उसमें सारे इंडियंस होंगे। तो भाई सेम वही बात, डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, तुम लिख के कहो, बोल के कहो, कैसे भी कहो, डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, ठीक है। और ये बात ये कही थी क्रिप्स मिशन ने कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे लिख कर। कब दे देंगे, जब हम जीत जाएंगे, जब हम ये जो वर्ल्ड वॉर, अभी वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 में हम जब जीत जाएंगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो गांधी जी इसको बोलते हैं, इस चेक को पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि अभी तक
यूएसएसआर, ये जो सब एरिया एकदम हारने वाले हालत में था। ठीक है, अभी जर्मनी एकदम भारी पड़ रहा था इन लोग के ऊपर। तो गांधी जी इसको बोलते हैं जब पोस्ट डेटेड चेक। क्योंकि देखो, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन हारे, वो भी नहीं चाहती थी। वो भी चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हो रही है उसमें जर्मनी ही हारे। क्यों? वो अपनी बात तो रख रही थी कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अपनी बात अपने ऑफर्स तो रख रही थी वो, हमें ये दोगे तभी हम ऐसा इन्वॉल्वमेंट लेंगे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मतलब चाहती थी कि जीते तो ब्रिटेन ही जीते। क्यों? अगर जर्मनी जीत जाता वर्ल्ड वॉर 2, तो सोचो क्या होता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जर्मनी जीत जाता वर्ल्ड वॉर 2, तो अभी फिर उसके बाद जर्मनी तो कोई आके हमें आज़ाद तो कर नहीं देता, वो हमें अपना कॉलोनी ही बना लेता। ठीक है, तो फिर ब्रिटेन तो फिर भी इसके आगे तो कुछ भी नहीं करता था। जर्मनी वाले, ये एडोल्फ हिटलर पता क्या करते था ये रेशियल सुप्रीमेसी में बिलीव करता था। और इसके अपने ही लोग में से ये तो फिर भी कॉलोनी था, अपने ही लोग में से ये रेशियल सुप्रीमेसी, और जो इसके रेशियल सुप्रीमेसी से बाहर जाता था उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। और इसके रेशियल सुप्रीमेसी में क्या था कि गोरे लोग होने चाहिए, गोरे लोग, उसकी आंखें ब्लू होनी चाहिए, उसके बाल ब्राउन होने चाहिए। अगर किसी मदर उसका बेटा जो हुआ है उसकी आंखें अगर ब्लू नहीं ब्राउन हो चुकी है, या फिर वो गोरा नहीं काला है, तो उसके बेटे को तुरंत जैसे जन्म लिया वैसे उसको मार देता था, ऐसा था। और अगर उसकी माँ ठीक है तो उसको माँ को जिंदा रहना है, क्योंकि माँ उसकी अब रेशियल सुप्रीमेसी वो एकदम उस कैटेगरी में आ गई। तो ऐसा था। तो वही था कि मतलब कितना भी करता है तो ब्रिटिशर्स तो उसकी तरह तो नहीं करेगा। कहाँ गया सब, कहाँ गया। तो इसको एज अ पोस्ट डेटेड चेक करके गांधी जी इसको ऐसा रिजेक्ट कर दिए। फिर 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलती है वर्धा महाराष्ट्र में 1942 में। और इसी के रिस्पांस में, ये क्रिप्स मिशन के रिस्पांस में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है जिसको कि अगस्त क्रांति कहा जाता है। अगस्त क्रांति, और कब लॉन्च हुआ है? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, और इसमें स्लोगन लिया जाता है डू और डाई, या तो करो या तो मरो। जैसे गांधी जी के द्वारा ये स्लोगन दिया जाता है, डू और डाई का स्लोगन ये दिया जाता है। ओके, और इसमें रेटिफाई किया जाता है ग्वालिका टैंक बॉम्बे में। इस क्विट इंडिया मूवमेंट को रेटिफाइड किया जाता है ग्वालिका टैंक बॉम्बे में। ओके, ये जो मूवमेंट है इसको सपोर्ट नहीं करती है, कौन नहीं करती है? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इस को सपोर्ट नहीं करती है। अभी मुस्लिम लीग की स्टोरी सब के बीच में कहाँ से आई? देखो, इस सब के टाइम पे मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? तो मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को ही, तो 42 में आ गया, 1939 को ही एक डे ऑफ डिलीवरेंस लॉन्च कर दी थी। डे ऑफ डिलीवरेंस, क्योंकि देखो इनको मुस्लिम लीग को लगने लगा था कि जैसे कि अभी कांग्रेस को लगा था कि ब्रिटिशर्स ने हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं, और हमें वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में भाग ले रहे हैं। तो वैसे ही मुस्लिम लीग को लग रहा था कि कांग्रेस तो हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे, हम क्या करना है क्या नहीं करना है, कांग्रेस तो हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अभी तो पूछ नहीं रहा है, अभी तो हमारी कॉलोनी अभी तो ब्रिटिशर्स के अंदर है, जहाँ तो अभी कांग्रेस पूछ नहीं रहा है। अगर आज़ादी मिल गई तो कांग्रेस तो हमें देखेंगे तक नहीं, ऐसा वाला। तो इसीलिए फिर मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस लॉन्च करते हैं 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट आता है इसको भी मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, अभी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गया है। अब जितने भी लीडर्स हैं उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। भाई मूवमेंट लॉन्च किया तो अरेस्ट तो किए जाएंगे लीडर्स, तो सारे लीडर्स जो होते हैं वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। देखो, इसमें उतना नहीं जानो, इसमें बस एक चीज़ जानो कि अरुणा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, अरुणा असाफ अली, ये जो है उन्होंने ग्वालिका टैंक में फ्लैग होस्ट किया था। अरुणा असाफ अली ने कहाँ पे फ्लैग होस्ट किया था? तो ग्वालिका टैंक में। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और जब सारे जितने भी लीडर्स होते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ये करते हैं, ठीक है। चलो, इस टाइम पे और भी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, टाइम पे अलग अलग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो वो हम देखते हैं कौन कौन सी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हो रही थी।
उषा मेहता जो है वो लॉन्च करती हैं रेडियो, अंडरग्राउंड एक्टिविटी छोड़िए, रेडियो लॉन्च करती हैं बॉम्बे में उषा मेहता। पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप किया था, मतलब गवर्नमेंट चल रही है उसके पैरेलल ही और भी गवर्नमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बलिया में चिंटू पांडे गवर्नमेंट बनाते हैं, चिंटू पांडे। तमलुक में जतीय सरकार और सतारा में पारती सरकार, पारती सरकार तो नहीं था, पराती सरकार चिंटू पांडे बलिया में, जतीय सरकार तमलुक में और पराती सरकार सतारा में। ठीक, ये सब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थोड़ा याद रखना। उषा मेहता वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ट्वेंटी 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया था मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम लोग लीग को भी समझ में आ गया था कि अगर अभी आवाज़ नहीं उठाया तो फिर पाकिस्तान कभी ऐसा फॉर्म होगा नहीं, पाकिस्तान कभी बन नहीं पाएगा। तो फिर 23 मार्च को 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। 1944 में CR फार्मूला लाया जाता है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा CR फार्मूला लाया जाता है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा, जिनको कि हम राजा जी बोलते हैं। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं इसमें, बस याद रखना है कि CR फार्मूला किसने लाया, तो सी राजगोपालाचारी ने। कैसे याद करोगे, CR फार्मूला, CR राजगोपालाचारी, CR, ठीक है, क्योंकि सी से ही नाम दे देंगे ऑप्शन में, फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए CR 1944। देसी लियाकत पैक्ट साइन होता है बाई भूला भाई जो कि कांग्रेस है विथ लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग, दोनों के बीच में ये पैक्ट साइन होता है। 1945 लॉर्ड वेलवेल प्लान, लॉर्ड वेलवेल प्लान अब आएगा 1945 में, किसके तरह, वेलवेल की तरह, जो उस वक्त का वायसराय होता है। तो अब क्या है यहाँ पे कि जो हिटलर है वो सुसाइड कर लिया है, ठीक है, सुसाइड हिटलर कर लिया है, और ब्रिटेन एलिड पावर जो है ब्रिटेन वो जीत गई है, ठीक है, एलिड पावर जीत गई है और हिटलर सुसाइड कर लिया है। हिटलर सुसाइड कर लेता है, उसके बाद ये तो पूरा था ही एकदम क्रूर। इसके बाद जो जापान होता है, जापानीज वो भी बहुत कम नहीं है, वो इससे ज़्यादा कट्टर होते हैं। वो फिर अपने आप को से पावर में ले आते हैं। फिर इनको शांत करने के लिए फिर सबको पता है हिरोशिमा नागासाकी वो दोनों में बम गिराया जाता है, बॉम्बिंग की जाती है। कब की जाती है, अगस्त में ही, अगस्त 1945 में ही दोनों इसको जापान को शांत करने के लिए की जाती है कि अभी तो हिटलर को शांत किया, अब तुम्हें शांत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉम्बिंग किए थे जापान में, कहाँ 2 सिटी, एक तो हिरोशिमा, दोनों सिटी का नाम है ये तो सबको पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी 1945 में किया था, ठीक है। हिरोशिमा में पहले हिरोशिमा में फेंका जाता है, हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया जाता है 6 अगस्त को। फिर भी जापान वाला कुछ सुनते नहीं, वो सब उनको छोड़ते हैं, ऐसे इग्नोर मारते हैं। फिर नागासाकी में बॉम्ब गिराया जाता है 9 अगस्त को, 2 दिन बाद, ठीक है। तब जाके जापान को फिर शांति मिलती, मतलब थोड़ा सा उसको दिमाग ठंडा होता है कि नहीं ये सब जो कर रहे हैं उसको करना गंदी बात, अच्छी बात नहीं है, फिर वो शांत हो जाता है। और जो ऐसा बॉम्बिंग होती है उसका नाम क्या होता है, ऐसा लिटिल बॉय फैटमैन, है ना। चलो, तो फिर वही लॉर्ड वेलवेल प्लान भेजा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1945 में। अब ये लोग खुश हो गया, भाई जीत गया तो खुश हो गया, चलो प्लान भेज देते हैं, इंडियंस का भी कुछ कर देते हैं। ये लोगों ने इतना हेल्प किया क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट लिए थे। ब्रिटिशर्स के थे ही कितने, पूरे इंडियंस को उसने झोंक दिया, जाओ भाई लड़ो मेरे खिलाफ पे, मेरे बिहाफ पे। 1945 में लॉर्ड वेलवेल प्लान आता है, सिमला कॉन्फ्रेंस की जाती है, इस प्लान को डिस्कस करने के लिए सिमला कॉन्फ्रेंस किया जाता है, इस प्लान को डिस्कस करने के लिए। उसी वक्त इलेक्शन होता है यूके में, चर्चिल और एटली के बीच में, ठीक है। अभी तक चर्चिल था तो चर्चिल हार जाता है, एटली जीत जाता है। अब हम थोड़ा सा बॉस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आज़ादी करवाएंगे, टेंशन मत लो, अब आज़ादी की समय निकट आने वाली है, दिल थाम के बैठ लो। इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस को पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, पॉलिटिकल गुरु। और ये नाम इनको किसने दिया, CR दास ने इनको ये नाम दिया, CR दास, जिनको कि चित्रंदन दास कहा जाता है, चित्रंदन दास। ध्यान रखना, CR राजगोपालाचारी और CR दास, अगर ये ऑप्शन में आ जाए
वो CR फॉर्मूला में है, तो ध्यान रखना CR राजगोपालाचारी है वो, ठीक है। इसलिए कहा ना कि CR करके ऐसा कंफ्यूज कर सकता है इस ऑप्शन में। पॉलिटिकल गुरु CR दास, इनको कहा जाता है देश बंधु, और इसको याद रखना, CR दास को कहा जाता है देश बंधु। और एक है CF एंड्रयू, एक है CF एंड्रयू, इनको कहा जाता है दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु। CR दास देश बंधु, CF एंड्रयू दीन बंधु, दिन देश, ये देश के इंसान है, देश के आदमी है, इंडियन है, देश बंधु, इनको दिन में कर देना, ठीक है। या फिर इसको हाँ CFL बल्ब ऐसा लगाते हैं ना दिन में, तो ऐसा कुछ, ठीक है, रिलेट कर देना। इनको देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, किसने कहा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको ये नाम दिया। नेताजी कहा जाता है इनको, प्रिंस अमॉन्ग पैट्रियट्स ये कहा जाता है इनको, किसने ये नाम दिया, गांधी जी ने इनको ये नाम दिया, ठीक है। बोस जो होते हैं वो एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, कहाँ, सिंगापुर में, सिंगापुर में, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, जिसको कि कहा जाता है वही फ्री इंडिया लेगिन, फ्री इंडिया लेगिन या फिर टाइगर लेगिन, आज़ाद हिंद फौज या फिर फ्री इंडिया लेगिन या फिर टाइगर लेगिन इसको कहा जाता है, जो कि बाद में मर्ज कर दिया जाता है INA से। आज़ाद हिंद फौज को बाद में मर्ज कर दिया जाएगा INA से, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी से, और ये इंडियन नेशनल आर्मी को किसने बनाया, किसने सेटअप किया, मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह जो होते हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी को सेटअप करते हैं सिंगापुर में, और मोहन सिंह आस्क्ड फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार्स टू सेटअप आर्मी, और जिसको सेटअप करते हैं वो INA वो, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में। इसका मोटो क्या होता है, यूनिटी, फेथ और सैक्रिफाइस। फिर INA 1942 में इसके लीडर जो होते हैं, इसको लीडर बाद में इसको लीड किए जाते हैं भाई रास बिहारी बोस जी के द्वारा। घोष नहीं, घोष पहले थे, वो कांग्रेस सेशन हमने करा था उस वक्त। तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा 1942 में इस INA को लीड किया जाएगा। फिर बाद में इसका लीडरशिप ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको, सुभाष चंद्र बोस को। लेटर ट्रांसफर टू सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने भी गए थे जब ये जिंदा था, जब ये जीतने वाले टाइम पे था, जीत रहा था, तब हिटलर से मिले जाते हैं जर्मनी में। और ये अपना दूसरा नाम यूज़ करते हैं, अपना रियल नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम से नहीं मिलते हैं, एक पसेडो नाम यूज़ करते हैं। पसेडो का मतलब वही नकली वाला नाम, ओरलैंडो मजोटा नाम से मिलते हैं। कब मिलते हैं, 1942 में। एक वुमेन रेजिमेंट फॉर्म की जाती है, वुमेन रेजिमेंट, इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। ये जो जापान है अभी, जब उसके ऊपर वैसा बम गिराया गया, तो ये जाके 9 अगस्त को, 6 को गिराया था, 9 को गिराया था, 15 अगस्त को जाके फिर जापान सरेंडर करता है, ठीक है। दिल्ली चलो एक स्लोगन लाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और भी स्लोगन से सुभाष चंद्र बोस जी को, जैसे कि जय हिंद एक स्लोगन है, और एक फेमस स्लोगन है, प्लीज इसको देख लेते हैं। फेमस स्लोगन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये फेमस स्लोगन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस उनकी डेथ हो जाती है, और ऐसा हेलीकॉप्टर में ऐसा डेथ होती है, पता ही सबको, एरोप्लेन में। फर्स्ट पर्सन टू गिव फादर ऑफ द नेशन टाइटल टू गांधी, ये पहले इंसान है जो कि फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, गांधी को फादर ऑफ द नेशन की टाइटल देते हैं, ठीक है। वैसे तो दोनों के बीच में बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ जाता है कि मतलब मेन लीडर गांधी ही हैं, इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, इनके ऊपर ऐसा कोई लीडर नहीं है ऐसा कुछ, तो ठीक है। तो फिर इनको एज अ फादर ऑफ द नेशन इनको ऐसा उपाधि देते हैं, टाइटल देते हैं। 12 नवंबर को हम INA डे मनाते हैं। INA क्योंकि INA ट्रायल्स इस दिन चला था, INA ट्रायल्स चला था, INA डे हम मनाते हैं 12 नवंबर को, क्योंकि इस दिन INA ट्रायल्स चला था। किसके खिलाफ, प्रेम कुमार,
सहगल शाह, नवाज खान और गुरबख्श सिंह ढलोन के बीच खिलाफ, ये तीनों के खिलाफ ये ट्रायल चला था और इनको रेड फोर्ट इनको हैंग कर दिया गया था रेड फोर्ट में, ठीक है, हैंग कर दिया गया था। अब 1946 में इससे आने के पहले 1946 आने से पहले देख लो कि 1946 में एक चीज़ और हुई थी रिन म्यूटनी। रिन RIN, जिसको फुल फॉर्म से लिखना। रिन का मतलब रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है कहाँ? एट तलवार शिप, ठीक है, 1946 में। तो अब हम चलते हैं 1946 कैबिनेट मिशन प्लान अभी आएगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन ये मई में आता है 1946 में, और इसमें 3 मेंबर होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों जो पर्सन है वो जो ब्रिटेन में जो कैबिनेट मिशन थे उसके मेंबर थे ये। तो स्टैफर्ड क्रिप्स वही क्रिप्स मिशन वाले वही है। पैथिक लॉरेंस जो होता है उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्लान में क्या होता है कि जो डिमांड है पाकिस्तान का उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसको रीजनल ग्रुप्स इसमें किए जाते हैं। रीजनल ग्रुप्स में इसको बांटा जाएगा इंडिया, अभी जो उस वक्त अखंड भारत वही पूरा। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है इसको कांग्रेस भी एक्सेप्ट करती है और मुस्लिम लीग भी इसको इनिशियली स्टार्टिंग में इसको इनिशियली करती है, ठीक है। क्यों करती है? डिमांड तो कम पाकिस्तान का रिजेक्ट कर दिया गया। फिर क्यों करती है भाई? क्योंकि रीजनल ग्रुपिंग्स होता है और इसमें बताएंगे कि रीजनल जो ग्रुपिंग होगी उसमें कैसे मुस्लिम जिन्ना कैसे आँख कैसे चमचमाएगा। देखो रीजनल ग्रुपिंग्स होती है कैबिनेट मिशन प्लान में। इसमें ग्रुप ए में ये वाला पार्ट जो होता है वो ग्रुप ए में पार्ट रखा जाता है, इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होती है। ग्रुप बी ये वाला पार्ट असम बंगाल, इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होती है। और ये जो रेड वाला पार्ट है इसमें ग्रुप सी में हो गया, ये हिंदू मेजॉरिटी होती है। बाकी येलो वाला जो प्रिंसली स्टेट्स है उसका कुछ मतलब है नहीं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी ये। तो अब यहाँ पे जिन्ना का ऐसे आँख चमचमाएगा कि अगर ये रीजनल ग्रुपिंग हो जाती है तब तो भाई हम तो पाकिस्तान इतने ही चाह रहे थे, अभी तो 2-2 जगह मिल जाएगा हमको। तो ऐसा उसका मतलब जितना चाह रहे थे उससे ज़्यादा मिल जाएगा, ये फिर उसका आँख ऐसे चमचमाएगा, ठीक है। लेकिन फिर ये प्लान इनिशियली मानता है लेकिन फिर बाद में इसको नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि रीजनल जो ग्रुपिंग होती है तो ऐसे नहीं इसको डिवाइड कर दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करके, ये सिर्फ ग्रुपिंग की जाती है लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, ग्रुपिंग बस ऐसे कर दिया गया था लेकिन इसका कोई खास मतलब था नहीं। इसमें इलेक्शन होगा। अब इसको पता था कि अगर इलेक्शन होगा, जिन्ना को पता था अगर इलेक्शन होगा भाई तो फिर जो हम चाह रहे हैं पाकिस्तान, तो मतलब ये सब इसी के अंडर आ जाएगा। तो फिर हम क्या पाकिस्तान को बनाएंगे क्या? कौन से एरिया को पाकिस्तान बनाएंगे? तो फिर जब बात इलेक्शन की हो जाती है तो फिर जिन्ना यहाँ से समझ आता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, अभी काम चलेगा नहीं शांति शांति से। तो फिर जिन्ना ये है, देखो ये है पैथिक लॉरेंस जो कि भी कैबिनेट मिशन के चेयरमैन, और ये हैं गांधी जी, जो अभी नोट में जो गांधी जी का फोटो है ना यहीं से लिया गया। तो फिर जिन्ना का दिमाग ऐसा खनकता है, फिर वो डायरेक्ट एक्शन डे करता है। जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे बुलाता है 16 अगस्त 1946 को। इस दिन कलकत्ता किलिंग सिस्टम में होता है, नोआखाली कलकत्ता में पूरा ऐसे बहुत ज़्यादा कलकत्ता ऐसा बहुत हेवी मास में से कलकत्ता किलिंग्स होती हैं। और इसमें जिन्ना एकदम ऑर्डर देता है मारो सबको मारो, क्योंकि या तो पाकिस्तान मिल ही जाए या तो इंडिया बर्बाद ही हो जाए, ऐसा वाला। और इसमें बहुत क्या ही बताएं, बहुत बुरी तरीके से ऐसा किया जाता है कि वुमेन और बच्चों को टारगेट किया जाता है, वुमेन और बच्चों को, चिल्ड्रन को, बच्चों को टारगेट किया जाता है। वुमेन को एकदम बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, ऐसे उनके वॉर्म को ऐसे काट दिया जाता है, इस तरीके से एकदम बहुत ज़्यादा खराब, और चिल्ड्रन को मारा जाता है। गांधी जी फिर यहाँ पहुँचते 15 अगस्त 1947 को। देखो ये करता क्यों है, इतना दम हड़बड़ाहट क्यों है इसका, इतना जिन्ना को एकदम कल ही के कल हमको एक ही दिन में तो पाकिस्तान चाहिए, इतना हड़बड़ी में क्यों होता है? क्योंकि जिन्ना को कैंसर होता है और ये पता नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसी को नहीं पता होता है कि जिन्ना को कैंसर है, ठीक है। और ये 4th स्टेज पे होता है, 4th स्टेज पे। और जिन्ना समझ आता है अगर मैं टपकने के पहले अगर पाकिस्तान नहीं बनाया तो फिर पाकिस्तान कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुल जिन्ना को ही था। अगर जिन्ना अगर शांत होता ना तो किसी को ऐसा कुछ था नहीं कि पाकिस्तान बने ना बने, सबसे ज़्यादा इसी को दिक्कत है, पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो इसको पता चला कि हम कैंसर मेरा 4th स्टेज चल रहा है, तो इसलिए इसको तो चाहिए। अब कब टपक जाए कुछ पता नहीं है। और अगर ये पता होती इधर
गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सबको पता होती कि जिन्ना 4th स्टेज कैंसर पे चल रहा है, फिर ये कभी नहीं इंडिया जो अभी अखंड भारत है ना, मतलब अभी नहीं, मतलब अखंड भारत ही रहता, ये कभी नहीं इंडिया पाकिस्तान डिवाइड होता, क्योंकि वही सोचते हैं कि अभी जाना है तो जाने दो भाई, कुछ दिन बाद अपने शांत हो जाएगा, ठीक है, जिस दिन तो पक जाएगा, लेकिन पता था नहीं। तो वही तो इतना जब मास किलिंग ये हुआ, कलकत्ता किलिंग्स, तो फिर लगा कि चलो बेटर अच्छा होगा कि जिन्ना की बात मान लिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। अगर नहीं बनाया तो जिन्ना पता नहीं क्या करेगा। अभी 2 दिन 3 दिन के अंदर इतना कुछ कर दिया, ये इतने बुरी तरीके से सब कुछ मार रहा है, पता नहीं क्या करेगा ये। तो फिर वही एक्सेप्ट किया जाता है कि ठीक है, देखो पूरी लाश, हर जगह लाश। 1947 में फिर क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट आता है। क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट आता है 20 फरवरी को, ये स्टेटमेंट आता है, ठीक है, कि इंडिया को हम फ्री कर देंगे 30 जून 1948 तक, इंडिया को फ्री कर देंगे 30 जून 1948 तक। ये आता है एटली का स्टेटमेंट 20 फरवरी को 1947 में। फिर यहाँ पे माउंट बैटन को भेजा जाएगा, जाओ भाई जाओ, आखिरी टाइम पे जाओ, पूरा इंडिया को सब कुछ ठीक करके इंडिया को आज़ाद करके आओ। तो माउंट बैटन यहाँ पे पहुँचते हैं, इंडिया में पहुँचते हैं वो 22 मार्च को, वो यहाँ इंडिया पहुँच जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आके वो एक प्लान लाते हैं माउंट बैटन, जिसको कहा जाता है 3 जून प्लान, 3 जून प्लान, ठीक है, 3 जून प्लान, 3 जून को वो प्लान लाते हैं, इसलिए इसको कहा था 3 जून प्लान। और इसमें ये पार्टीशन प्लान है ये, क्योंकि इसमें इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में बात की जाएगी। माउंट बैटन जो लास्ट गवर्नर जनरल है ऑफ इंडिया के, माउंट बैटन, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो बनेंगे अब इंडिया आज़ाद होगा उसके बाद, तो उसको लेटर द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, लास्ट एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट, यही है श्री राजगोपालाचारी। इसमें क्या कहा जाता है कि ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को 14 अगस्त को बना दिया जाता है, आज़ादी दे दी जाती है, फिर 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। और ये जो पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान, जो बॉर्डर कौन बनाता है बॉर्डर, तो सेरिल रेडक्लिफ, ठीक है, ये सब बॉर्डर वगैरह। तो पाकिस्तान तो उस वक्त जब बना था, तो वो एक तो वेस्ट पाकिस्तान बना था, एक ईस्ट पाकिस्तान, वो अभी जो प्रेजेंट बांग्लादेश है, दोनों उस वक्त पाकिस्तान था। फिर बाद में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया जाता है, पता है सबको, 1971 में ये किया जाता है, जिस टाइम इंदिरा गांधी पीएम होती है, वो ये चीज़ की जाती है कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को फिर वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग किया जाता है, फिर ईस्ट पाकिस्तान को अभी प्रेजेंट बांग्लादेश कहा जाता है। ये सब चीज़ें पता है कब की गई थी, 1971 में ये की गई थी। और ये हुई थी शिमला एग्रीमेंट, वो एक हम पढ़े थे शिमला वेलवेल 1945 वेलवेल प्लान शिमला, वो शिमला कॉन्फ्रेंस था, ये शिमला एग्रीमेंट है। उसमें शिमला में जाकर डिस्कशन हो रहा था। ये शिमला एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, इंदिरा गांधी जो कि इंडिया के पीएम प्रेसिडेंट उस वक्त थी, और जुल्फिकार जो कि पाकिस्तान का होता है, जुल्फिकार अली, रुको, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों के बीच में ये शिमला एग्रीमेंट होता है। और फिर वही ईस्ट पाकिस्तान को फिर बांग्लादेश बना दिया जाता है, वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी है पाकिस्तान। और हाँ, ये सब चीज़ें तो हो गई थी कि पाकिस्तान को अलग कर दिया गया भाई, ठीक है, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग हो गया। और जो प्रिंसली स्टेट्स था उसको कह दिया गया था कि तुम अपने तरीके से चुनो कि तुम्हें किसके साथ मिलना है, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया था कि तुम चूज करो कि तुम्हें किसके साथ मिलना है, प्रिंसली स्टेट्स। तो उस वक्त 563 प्रिंसली स्टेट्स थे, 563, जिसमें से 560 तो इंडिया के साथ जुड़ गए थे। 3 ऐसे थे जिसको कि थोड़ा सा ज़िंदगी जीने का एकदम मज़ा था, उसको चाहिए था अकेले ज़िंदगी जिए, प्राइवेसी तो वो तीनों जुड़े नहीं। और वो तीनों प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन था, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, फिर जूनागढ़। तो जम्मू एंड कश्मीर से पता ही हरी सिंह के ऊपर ऐसा अटैक हुआ था पाकिस्तान का, तो फिर हरी सिंह ऐसे हेल्प मांगा। फिर वही जितना वो जब तक हेल्प कर पाते, जब तक वो ले पाते, तब तक ये वाला जो एरिया था वो पाकिस्तान उस पर अटैक कर चुका था, ऑक्युपाई कर लिया था, इसलिए आज हम उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हैदराबाद को फिर लाया गया था ऑपरेशन पोलो के थ्रू, पूरा पुलिस फोर्स भेजा गया था ऑपरेशन पोलो के थ्रू 1948 में, 17 सितंबर 1948 में हुआ था ये, ठीक है। फिर हैदराबाद ये फिर जूनागढ़ भी फिर आ गई थी, ऐसे करके पूरा आ गया था।
तो फिर यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, सब खत्म हो गया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर यहाँ नहीं, पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो गया हमारा। तो हमारा एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ख़त्म। तीनों हमने जितना हो सके ट्रिक से किया था। वैसे आज में तो कुछ ट्रिक किया नहीं, जैसे जैसे पास आए वैसे वैसे ट्रिक्स बनते नहीं गए, क्योंकि इसमें क्या ही ट्रिक्स बनाऊँ मैं, सब हर दिन की कहानी है। हर दिन की कहानी में क्या ही ट्रिक्स है। इसको तो कनेक्ट करके याद रखोगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सब इसमें वही है, इसमें कुछ रटने का नहीं था, सब इसमें कनेक्ट करने का था। पूना पैक्ट हुआ, फिर ऐसे लखनऊ सेशन हुआ, फिर ऐसे एक बार रिविजन कराते हैं 1944, 34 त्रिपुरी में, ये सब चीज़ें तो कनेक्ट से होगा ना। ठीक है, जितना कनेक्ट करके याद रखोगे उतना इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, इसमें ट्रिक बनेगा भी नहीं, ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, और रही बात नाम याद करने का, तो नाम तो भाई इसमें नाम इतना सब नाम तो फेमिलियर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इसमें नाम तो पता ही है, नाम तो याद करने कुछ है नहीं। देखो एंशियंट हिस्ट्री वो सब में था कि भाई नाम ही नहीं जानते, नाम तो कभी सुना ही नहीं ऐसा कुछ, तो उसमें नाम याद करने के लिए निमोनिक्स वगैरह यूज़ किए थे। लेकिन इसमें सब तो नाम याद ही है ना, तो इसमें जब नाम याद ही है, और रही बात डेट्स, तो डेट्स तो डेली वो कनेक्ट करके याद होगा, इसमें तो कुछ है नहीं डेट्स याद करने का कुछ। ठीक है, तो इसमें सच कुछ ट्रिक्स बना नहीं। तो यहाँ तक तो ख़त्म हो गया पूरा हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो गया। पॉलिटी हमने ऑलरेडी ख़त्म कर रखा पूरा ट्रिक से, अगर आपने नहीं देखा तो पॉलिटी देख लेना, पूरा ट्रिक्स हमने किया है, पूरा आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ। एक तो आर्टिकल्स का एक अलग से वीडियो भी आ गया, वन शॉट वाला। ठीक, इसके बाद हमने आज़ाद करवा दिया, हुर्रे आज़ाद हो गया देश। ठीक है, अब हम करेंगे, अब आज़ाद हो गया तो हम देश को जानेंगे कितना सुंदर हमारा देश है। तो कल से हम करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, कल से करेंगे ज्योग्राफी। पहले हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, देखते हैं पहले क्या करते हैं, लेकिन मेनली है कि पहले इंडियन ज्योग्राफी करूँगा। पहले इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, फिर शायद फिर हो सके तो फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेंगे, मतलब करना है, लेकिन कौन आगे पीछे होगा देखते हैं। उसको भी हम ज्योग्राफी में तो ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ज्योग्राफी में पूरी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज्योग्राफी में हम ट्रिक लगाएंगे, डोंट वरी, ज्योग्राफी ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पीडीएफ के लिए हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कंटिन्यू मतलब आज के आज नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा ऐसा बैठती हूँ आराम से सारा, फिर मैं एक ही दिन पीडीएफ ऐसा उसमें प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।